पंछी शावर लेकर आज पूरे दिन की घटनाओं को याद कर रही थी। उसके अंदर धीरे धीरे विक्रांत के लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि विक्रांत से कैसे पीछा छुड़ाएं, और अगर यहाँ से अपने मम्मी पापा के पास भी चली जाएंगी तो भी विक्रांत को उसे ढूंढने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि उसने जॉब करते वक्त अपना परमानेंट एड्रेस अपनी मम्मी पापा का ही दिया था। पंछी नहाकर निकली और अपने बालों को पोंछते हुए जैसे ही लाइट बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इस वक्त कौन आया होगा, यह सोचते हुए पंछी दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके घर के बाहर इस वक्त विक्रांत खड़ा था। सर आप? पंछी हकलाते हुए बोली। विक्रांत नशे में धुत था। उसने अपने कोट को, जो इस वक्त उसने अपने हाथ में पकड़ा, अपनी पीठ पर लटका रखा था, पंछी के हाथ में देते हुए कहा, मेरे लिए नींबू पानी बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। पंछी उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। विक्रांत ने उसके हाथों को झटक दिया और अंदर आते हुए पैर मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आपको मेरे घर का एड्रेस किसने बताया? पंछी ने डरते हुए पूछा। पिछले 3 सालों से मेरे साथ काम कर रही हो, क्या अब भी नहीं समझ सकी कि मुझे क्या पता होता है और क्या नहीं? पंछी अपनी ही इस बेवकूफ़ी भरे सवाल पर खुद को ही कोसने लगी। आपको जाना चाहिए सर। मुझे क्या करना चाहिए मैं जानता हूँ। तुम्हारी राय, विचार, सलाह कुछ नहीं चाहिए मुझे। फ़िलहाल तो बस एक गिलास नींबू पानी चाहिए। पंछी किचन में जाकर एक गिलास नींबू पानी बनाकर ले आती है और विक्रांत को दे देती है। विक्रांत ने नींबू पानी पिया और गिलास को वही टेबल पर रखकर पंछी के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सर क्या कर रहे हैं आप? पंछी घबराते हुए बोली। वह पंछी के कंधों को सोफे के अगेंस्ट दबाकर खुद उसके ऊपर हावी हो गया। यह अमर के साथ मुस्कुराकर बातें करना, उसे पृथ्वी के गले लगाना, तुम्हें क्या लगता है मैं यह सब बर्दाश्त करूँगा? आप होते कौन है मुझे यह सब पूछने वाले? मालिक है तो बस ऑफिस तक। इतना कहकर पंछी अपने पूरे दम से विक्रांत को खुद से पीछे धकेलने की कोशिश करती है। विक्रांत, जो कि अब तक सोफे पर बैठा हुआ था, वह खड़ा हो जाता है और पंछी को सोफे पर धकेलते हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है। धोखा दे रही हो मुझे? सर ना मैं आपसे प्यार करती हूँ ना आप मुझसे प्यार करते हैं, तो इसमें धोखा कहाँ से हो गया? मैंने खरीदा है तुम्हें, सिर्फ मैं छू सकता हूँ तुम्हें। आपने मुझे 6 महीने के लिए खरीदा था सर। पंछी की आवाज़ में करवाहट थी। और हमारी डील खत्म हो चुकी है। विक्रांत की आंखों में एक अलग ही चमक तैर गई। मुझे उस डील को आगे बढ़ाना है, पर मैं अब और नहीं बिकूंगी। विक्रांत उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे ठहाके में बदल गई, जैसे कोई शिकार हाथ से निकलते हुए देख कोई शिकारी पागल हंसी हंसने लगे। पंछी उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी पागल को देख रही हो। क्या बात है, लगता है शादी का प्लान बना चुकी हो पृथ्वी के साथ। विक्रांत ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा और उठकर बैठ गया। पंछी ने खुद को थोड़ा पीछे खिसकाते हुए सोफे के किनारे पर टिकाया। शादी और मेरी? उसकी आवाज़ में ताज्जुब था। हाँ, उस पृथ्वी या फिर अमर के साथ? किससे करने वाली हो? देखिए मुझे। पंछी का गला भर आया, मगर वह खुद को संभालते हुए बोली, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अब उस लायक हूँ कि किसी के घर की इज्जत बन सकूँ? क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? विक्रांत की नज़रें उसे घूर रही थी। सर, एक बिकी हुई लड़की बाजारू कहलाती है, वो किसी के घर की इज्जत नहीं बनती। मेरी वर्जिनिटी छिन चुकी है, मैं उस लायक नहीं कि किसी मर्द की पत्नी बन सकूं। विक्रांत की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम तो सिर्फ मेरी हो। आज के दौर में बॉयफ्रेंड, फिजिकल रिलेशनशिप, ये सब नया नहीं है, सब नॉर्मल बातें हैं। विक्रांत ने लापरवाही से कहा। आपके लिए नॉर्मल होगा सर। पंछी की आवाज़ में तंज था, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। आजकल तो 16-17 साल की उम्र की लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर दूसरा लड़का आता है, फिर वही सिलसिला चलता है। झगड़े, पैचअप और लाइफ गोज ऑन। कहते हुए वह आराम से सोफे पर टिककर बैठ गया। मेरे लिए तो किसी की पत्नी बनने का सौभाग्य उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने खुद को बेच दिया था। और अगर कोई लड़की किसी के साथ फिजिकल होती है तो शायद इसलिए कि वह उसे प्यार करती है,
मेरी तरह किसी अमीर आदमी के हाथों बिक्की नहीं होती। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगी, अकेली रहोगी? विक्रांत ने आंखें तरेरते हुए पूछा। हाँ, शादी नहीं करूँगी, लेकिन अकेली रहूँगी। ये मैंने कब कहा? पंछी ने जवाब दिया। मेरे पास मेरे अम्मा अप्पा है। विक्रांत ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। तो जब किसी और को नहीं रखना अपने पास तो एक बार फिर से मेरे पास आ जाओ। जो पैसे मांगोगी मैं दे दूंगा। साथ में मेरा अपार्टमेंट भी तो तुम्हारे नाम कर दूंगा। यही कर सकते हैं आप सर? पंछी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। किसी की बोली लगाना। विक्रांत उसे गुस्से से देख रहा था और उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा पंछी साफ साफ पढ़ रही थी। विक्रांत ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया। पंछी जाकर सोफे पर रखे कुशान पर गिर पड़ी। वो जानती थी कि अब विक्रांत क्या करने वाला है। जैसे ही उसने उठने के लिए अपने हाथों का सहारा लिया, विक्रांत ने अपने आप को उसकी ओर बढ़ा लिया और उसके बगल में आकर लेट गया। अपने सर को पंछी के कंधे पर रख उसने अपने हाथ को पंछी के कमर में लपेट लिया। पंछी हैरान थी क्योंकि विक्रांत बस यूं ही लेटा हुआ था। विक्रांत ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और पंछी ये सोचकर कि शायद वो नशे में बेहोश हो जाए, चुपचाप लेटी रही। पंछी को पता भी नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। थोड़ी ही देर बाद विक्रांत भी सो चुका था। अगली सुबह पंछी की आंखें अपने ऊपर पड़े भारी वजन के एहसास से खुली। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके ऊपर कौन सोया हुआ है। पिछले 6 महीने से वो ये सब झेल रही थी। विक्रांत की सोने की आदत वो अच्छी तरह से जानती थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और विक्रांत को सोफे की दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की। विक्रांत ने अपनी गर्दन उठाई, पंछी को देखा और फिर बैठते हुए बोला, नींबू पानी बनाकर लाओ। पंछी नींबू पानी बनाकर ले आई। विक्रांत ने नींबू पानी पिया और घर से बाहर निकल गया। पंछी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। फिजिकल होना तो दूर की बात है, आज विक्रांत ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। विक्रांत पंछी के घर से निकलते ही अपनी कार में बैठा और बिल्डिंग से बाहर चला गया। उसे यह एहसास तक नहीं हुआ कि अमर इस वक्त पंछी के गेट के बाहर खड़ा था। वो विक्रांत की कार को अच्छी तरह से पहचानता था। आखिर इतनी महंगी गाड़ी और इतना यूनिक नंबर हर किसी के पास नहीं होता। सर यहाँ क्या कर रहे थे? अमर ने मन ही मन सोचा और फिर पंछी के घर की ओर बढ़ गया। दरअसल वह सुबह सुबह वॉक पर निकला था। उसे याद आया कि पंछी का ब्रेसलेट अब भी उसके पास ही था, तो उसने सोचा कि इसी बहाने पंछी को लौटा दूं। उसे पंछी से बात भी करनी थी। यही सोचते हुए उसने दरवाजे की घंटी बजाई। पंछी को लगा शायद विक्रांत वापस आ गया। पहले तो उसने दरवाज़ा खोलने से हिचकिचाई, लेकिन फिर सोचा कि अगर विक्रांत हुआ और उसने कोई ड्रामा कर दिया तो मामला बढ़ सकता है। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने अमर को देखकर पंछी ने राहत की सांस ली। अमर, आओ ना, पंछी ने कहा और दरवाज़ा बंद करके किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। अमर लिविंग एरिया में बैठ गया। पंछी कॉफ़ी बनाकर लाई और अमर के सामने रखते हुए बोली, क्या बात है आज सुबह सुबह? हाँ, कुछ पूछना है तुमसे, अमर ने सीधे जवाब दिया। पूछो ना, पंछी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम कब से इतने फॉर्मल होने लगे? अमर थोड़ा झिझकते हुए बोला, बस नहीं होता इसलिए पूछने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। क्या बात है अमर? पंछी ने सीधे पूछा। अमर ने गहरी सांस ली। पंछी, मैंने अभी सर की गाड़ी को यहाँ जाते हुए देखा। पंछी के चेहरे के रंग उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो जानती थी कि ऑफिस में हर कोई ये बात जानता है कि विक्रांत खुद ही गाड़ी चलाता है, उसका कोई ड्राइवर नहीं होता। यानी अमर ने जिसे जाते हुए देखा वो विक्रांत ही था। अमर ने उसकी हालत देखी तो थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, पंछी, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है और तुम्हारा भाई होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी न छुपाओ। अगर तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो भी सच सच बता देना, ना बताना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन झूठ मत बोलना। पंछी ने अमर की आंखों में देखा। उसकी चिंता साफ नजर आ रही थी। कैसे बातें कर रहे हो अमर? पंछी ने कहा। यहाँ तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? अमर थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, तुम्हारा पृथ्वी है ना? पंछी ने हल्की सी सांस भरी। वो तो कल ही आया है और वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं, सिर्फ दोस्त है। अमर सीधे मुद्दे पर आया। सर के बारे में बताओ। पंछी ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, तुम्हें याद है 6 महीने पहले मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था? हाँ, अमर ने तुरंत कहा।
तुम्हारे पापा के ऑपरेशन के लिए। फ्लैशबैक शुरू होता है। पंछी, तुमने लोन के लिए अप्लाई किया था? विक्रांत ने उसकी फाइल देखते हुए पूछा। जी सर। पंछी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। मेरी सैलरी से कट जाएगा सर। विक्रांत ने फाइल बंद करते हुए कहा। 40 लाख बहुत बड़ी रकम है पंछी। जानती हूँ सर, पंछी ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में मजबूती थी। आप मेरी सैलरी का 80% तक हर महीने काट सकते हैं। मेरे खर्चे बहुत कम है सर, उतने में मेरा गुजारा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर रुककर उसने जोर दिया, 3 से 4 साल में आपका पूरा पैसा ब्याज समेत वसूल हो जाएगा। विक्रांत ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा, फिर जैसे कोई बाजा फेंकते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें ये पैसा चुकाना ही ना पड़े तो? पंछी थोड़ी चौंक गई। मैं समझी नहीं सर। विक्रांत ने उसके सामने लोन एप्लीकेशन बढ़ा दी। इन सब की ज़रूरत नहीं, उसने कहा। पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, यहाँ तक कि इस 40 लाख के साथ साथ हर महीने तुम्हारी सैलरी से भी 4 गुना ज़्यादा। पंछी हैरान थी। उसके दिमाग में कोई भी जवाब साफ साफ नहीं आ रहा था। वो असमंजस में थी। ये कैसा प्रस्ताव था? मैं समझी नहीं सर। पंछी ने फिर से पूछा। उसकी आवाज़ में उलझन थी। विक्रांत ने अपनी ड्रॉअर से एक फाइल निकाली और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे पढ़ो। पंछी फाइल लेकर अपने डेस्क पर चली गई। जैसे जैसे वह फाइल पढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। कभी हैरानी, कभी गुस्सा, कभी बेबसी। विक्रांत चुपचाप बैठा, उसकी बदलती शक्ल पढ़ रहा था। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। पंछी गुस्से में फाइल उठाकर उसके टेबल पर पटकते हुए बोली, आपने मुझे क्या समझ रखा है सर? विक्रांत शांत आवाज़ में बोला, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट लवर की। हम दोनों अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। पंछी ने तीखे लहजे में जवाब दिया, आपको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए और भी लड़कियां मिल सकती है। मार्केट में मुझसे भी कम दाम में आपको मिल जाएंगी। विक्रांत की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। कॉल गर्ल और बाजारू चीज़ों को मैं अपने बिस्तर तक नहीं लाता। पंछी का गुस्सा छलक पड़ा। पर किसी भी लड़की को आप बाजारू बना सकते हैं। विक्रांत ने कंधे उचकाए, चॉइस है तुम्हारी। पंछी यह कहते हुए उसने लैपटॉप खोल लिया और अपने काम में लग गया, जैसे ये बातचीत खत्म हो चुकी हो। पंछी वही ठिठकी खड़ी रह गई। उसे याद आया, उसने बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन प्रोसेस इतना लंबा था और वहाँ इतनी बड़ी रकम भी नहीं मिल पा रही थी। उधर उसके अप्पा का ट्यूमर दिन ब दिन उन्हें और ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। अपने पापा की ज़िंदगी के आगे पंछी अपनी ज़िंदगी हार गई। भारी दिल से उसने कांपते हाथों से पेपर पर साइन कर दिए। विक्रांत ने 40 लाख का चेक उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारा लोन अमाउंट है, उसने कहा। उसकी कोई वापसी नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा जब तक हमारी डील चलेगी, तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी से 4 गुना मिलेगा। पंछी की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने आप से घृणा हो रही थी और अपनी लाचारी पर हंसी आ रही थी। वो अपनी पूरी संपत्ति बेच भी देती तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते। ले देकर बस एक घर बचा था, पर घर बेच देती तो उसके माँ पापा कहाँ जाते? ये सवाल उसके सीने पर बोझ बनकर बैठा था। आखिरकार घर बचाने के लिए पंछी को खुद को बेचना ज़्यादा आसान लगा और वही ये सिलसिला शुरू हो गया। अब उसे रोज़ विक्रांत के अपार्टमेंट जाना पड़ता था। विक्रांत उसे रोज़ तंग नहीं करता था, लेकिन पंछी को तब तक रुकना पड़ता जब तक विक्रांत सो नहीं जाता। वक्त के साथ पंछी विक्रांत की ज़रूरत नहीं, उसकी आदत बन चुकी थी। फ्लैशबैक खत्म, कहानी वर्तमान में लौटती है। तुम्हारा मतलब, तुम पिछले 6 महीने से विक्रांत सर के साथ। अमर का गला सूख गया था, जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। पंछी ने भारी मन से सर हिलाया। हाँ, हमारा एग्रीमेंट 4 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका है अमर। मैं अब इन सब से आज़ाद होना चाहती हूँ, पर विक्रांत सर मुझे फिर से फोर्स कर रहे हैं उसी डील में वापस लाने के लिए। व्हाट द हेल? गुस्से में अमर ने पास रखा कुसान ज़मीन पर दे मारा। तुम मुझसे एक बार बात तो कर लेती पंछी। अमर की आवाज़ कांप रही थी। क्या बात करती अमर? पंछी का दर्द उसकी आंखों से छलकने लगा। ये कोई 2-4 लाख का मामला नहीं था अमर। 40 लाख रुपए चाहिए थे मुझे पापा के ऑपरेशन के लिए,
और ऑपरेशन के बाद भी खर्चे थे, दवाइयाँ। आज से कम मेरे पापा सही सलामत हैं और उसके पास अब इतने पैसे हैं कि कल अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो वे अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लेंगे। तुम पागल हो गई हो पंछी। अमर लगभग चीख पड़ा। अमर विक्रांत से अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ था, पर विक्रांत उसका बॉस था और अगर नौकरी रखनी है तो उसके खिलाफ कुछ बोलना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। पंछी तुम फिक्र मत करना, अमर ने भरोसा दिलाते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब भी ज़रूरत पड़े मुझे बस कॉल कर देना। अगर विक्रांत फिर यहाँ आए तो तुरंत मुझे बुला लेना। पंछी ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसके दिल में अभी भी एक डर था। आज जब पंछी ऑफिस के लिए निकली तो सोचकर निकली थी कि अब वो खुद को विक्रांत के इशारों पर नहीं चलने देंगी, पर उसे ये नहीं पता था कि ऑफिस पहुंचने से पहले ही हालात उसे फिर से विक्रांत के करीब ले जाएंगे। जैसे ही वह ऑफिस के लिए बाहर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। पंछी मैडम, त्रिभुवन सर ने कहा है कि आपको ऑफिस नहीं आना है, सीधा घर चले जाइए। क्या हुआ है, अंकल ने ऐसा क्यों कहा? पंछी ने हैरानी से पूछा। मैडम, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, सर ने बस इतना कहा था कि जब आप आए तो कह दूं कि आज ऑफिस नहीं घर आना है। पंछी जिस गाड़ी से ऑफिस आई थी उसी में वापस बैठ गई और सीधा त्रिभुवन जी के घर पहुंची। वो पहले भी वहां आ चुकी थी, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा त्रिभुवन जी लिविंग एरिया में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहे थे। आओ बेटा, त्रिभुवन जी ने नज़र उठाकर कहा। सर क्या बात है? सिक्योरिटी अन्ना ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। पंछी ने हल्के संशय भरे लहजे में पूछा। पंछी, मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है, घर पर कोई नहीं है, सब अपने अपने काम से बाहर है। मैं समझी नहीं सर, पंछी ने उलझन भरे स्वर में पूछा। विक्रांत की तबीयत ठीक नहीं है, त्रिभुवन जी ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। वो अपने कमरे में है, इतनी भी हालत नहीं है कि खुद उठकर खाना पानी कर सके। आज तुम यहीं रुककर उसका ख्याल रख लेना, आखिर तुम उसकी पीए हो, तुमसे बेहतर उसकी ज़रूरतें और कौन जान सकता है। पंछी के मन ने जोर से चीखकर मना किया। उसकी अंतरात्मा पुकार रही थी, पंछी मना कर दे, इस जाल में मत फंस, पर उसे मना करने का मौका नहीं मिला। त्रिभुवन जी ने आदेश देते हुए लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और वहाँ से निकल गए। पंछी बस मजबूरी में उन्हें जाते देखती रह गई। कुछ पल बाद एक नौकर आकर बोला, मैडम, बाबा ने आपको कमरे में बुलाया है। पंछी भारी कदमों से विक्रांत के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा धीरे से खोला तो देखा विक्रांत बिस्तर पर अधलेटा हुआ था, कमर तक कंबल ओढ़े रखा था, मगर ऊपर का बदन बिल्कुल नंगा था। उसकी त्वचा पर लाल रसेज फैले हुए थे, जिन्हें पंछी साफ साफ देख पा रही थी। मुझे बहुत इचिंग हो रही है, विक्रांत ने आंखें खोलते हुए कहा। वहाँ से ऑइंटमेंट ले आओ और मुझे लगा दो। सर मैं, पंछी ने कांपते आवाज़ में हिम्मत जुटाई। हाँ तुम ही, विक्रांत ने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या कभी मुझे ऐसे देखा नहीं है क्या? उसने आंखों से ही अपनी बॉडी की तरफ इशारा कर दिया। पंछी के कदम जैसे जड़ गए हो, पर मजबूरी के मारे उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे आगे बढ़ी, अलमारी से ऑइंटमेंट की ट्यूब उठाई और विक्रांत की ओर बढ़ गई। विक्रांत इस वक्त तक अपने पैरों से ब्लैंकेट हटाकर बेड के बीचों बीच बैठ चुका था। पंछी की नज़र जैसे ही उस पर गई, उसने देखा विक्रांत के पैरों पर, हाथों पर, पीठ और सीने पर हर जगह लाल लाल चकत्तों की भरमार थी, जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हो। पूछोगी नहीं क्या हुआ है मुझे? विक्रांत ने उसकी ओर तीखी नज़र डालते हुए पूछा। पंछी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ऑइंटमेंट उठाई और विक्रांत के घाव पर लगाने लगी। विक्रांत की आंखें लगातार पंछी को ही घूर रही थी, पर पंछी ने जानबूझकर अपनी नज़रें झुका रखी थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अभी उसकी आंखों में पंछी को क्या नज़र आएगा। अचानक विक्रांत ने अपने हाथ बढ़ाए और पंछी के बालों को खोल दिया। पंछी घबराकर उठने ही वाली थी कि विक्रांत ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। कल रात मैं 4 दिन बाद चैन से सोया हूँ, कहना पड़ेगा, कुछ तो बात है तुम में। वो धीमी आवाज़ में बोला। सर आपको ऑइंटमेंट लगाया हुआ है। पंछी ने कांपती आवाज़ में विरोध किया। डोंट वरी, उसमें जहर नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कहते हुए विक्रांत ने अपने होठ उसके कंधे पर फेरने शुरू कर दिए। पंछी के बदन में
सिरहन दौड़ गई। उसे लगा जैसे रोंगटे खड़े हो गए हो। किसी तरह उसने खुद को संभालते हुए विक्रांत को धक्का दिया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया। तेजी से उठकर बाहर की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, पीछे से विक्रांत की जोरदार हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। बाहर लिविंग एरिया में भी पंछी उस हंसी को साफ सुन पा रही थी। तभी नौकर सूप का कटोरा लेकर आया और पंछी के सामने रखते हुए बोला, मैडम, ये सर का नाश्ता है, आप खुद ही क्यों नहीं दे आते? पंछी गुस्से में बोली। नौकर ने घबराकर जवाब दिया, सर के कमरे में किसी का भी जाना अलाउड नहीं है मैडम। पंछी ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और जाकर सोफे पर बैठ गई, जैसे उसकी बातों का कोई असर ही ना हो। तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर त्रिभुवन जी का नाम चमक रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। जी अंकल, बेटा देख लेना जरा विक्रांत को, वैसे भी खाने पीने में नाटक करता है और अब तो बीमार है तो और ज़्यादा करेगा, संभाल लेना उसको, त्रिभुवन जी ने समझाते हुए कहा। अंकल आप कब तक आओगे? जल्दी आ जाऊंगा बेटा, कहकर त्रिभुवन जी ने फ़ोन काट दिया। पंछी ने सामने रखे ट्रे पर नज़र डाली जिसमें सूप की कटोरी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ट्रे उठाई और विक्रांत की कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में धुआं भरा हुआ था। विक्रांत अभी बेड पर आधा लेटा हुआ था। उसकी उंगली में सिगरेट फंसी हुई थी और कमरे में सिगरेट की तीखी गंध फैली हुई थी। पंछी ने ट्रे टेबल पर रख दी और बिना कुछ बोले विक्रांत के पास चली गई। विक्रांत के हाथ से सिगरेट लेकर उसने ट्रे में बुझा दी और सूप की कटोरी उसके सामने कर दी। विक्रांत ने नज़रें मिलाते हुए धीमे स्वर में कहा, हाथ में दर्द रहता है मेरे। इतने बीमार तो नहीं हो आप सर, और ना ही इतने कमज़ोर। पंछी ने तंज कसा। विक्रम मुस्कुरा उठा, आंखों में शरारती थी। तो क्या करूं, तुम्हारी गोद में आकर गिर जाऊं तब मानोगी कि कमज़ोर हूं? सर आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, खुद पी सकते हैं। पंछी ने सख्ती से कहा। बिल्कुल पी सकता हूं, पर मैं नहीं पीना चाहता। विक्रांत ने जैसे आदेश देते हुए कहा, मुझे सूप पिलाओ। पंछी ने ना चाहते हुए भी कटोरी उठाई और उसे सूप पिलाने लगी। विक्रांत ने धीरे से अपने दोनों हाथ उसके कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए। कभी उसे चुटकी काटता तो कभी अपनी उंगलियां उसके बाल में फिराने लगता। पंछी चिढ़ गई थी, लेकिन उसे खुद को काबू में रखा और बस सूप के खत्म होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सूप खत्म हुआ, पंछी ने कटोरे टेबल पर रख दी और टिश्यू पेपर से विक्रांत के चेहरे को साफ करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने टिश्यू फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, विक्रांत ने उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया और बिना मौका दिए उसे किस करने लगा। पंछी के हाथ जो अब तक उसके कंधे पर थे, गुस्से में मुट्ठी बन गई। उसने विक्रांत को मारने की कोशिश की, पर विक्रांत जो खुद को कमज़ोर बताता रहा, इस वक्त उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। एक झटके में उसने पंछी को छोड़ दिया, मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, सूप पिलाकर तुमने मेरे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया, ये उसकी सज़ा है। पंछी गुस्से में तिलमिला उठी। यू आर डिस्गस्टिंग। विक्रांत उसकी बात पर मुस्कुराया नहीं, बल्कि दोबारा उसके करीब झुक गया और उसके गले पर अपने दांतों से हल्की कट बना दी। सर, पंछी का गला भराया, मगर वह कुछ बोल नहीं पाई। विक्रांत ने उसे खुद से दूर धकेला और कहा, अपनी औकात मत भूलो, औकात में रहोगे तो यह सब नहीं सहना होगा, गेट आउट। पंछी वहाँ से निकलकर बाहर आई। उसने अपने मोबाइल के आईने में अपनी गर्दन को देखा, जहाँ पर इस वक्त उसे विक्रांत का दिया हुआ निशान साफ साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद भी जब त्रिभुवन जी नहीं आए और विक्रांत के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो पंछी ने चिंता से उसकी ओर झांक कर देखा। विक्रांत इस वक्त आधा बेड पर और आधा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका ब्लैंकेट फर्श पर गिरा पड़ा था और एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था। पंछी के कदम ना चाहकर भी उस बेड की ओर बढ़ गए। सर आप ठीक है? आधे बिस्तर पर यूं लुढ़का हुआ देखकर पंछी ने घबराहट में पूछा, लेकिन विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया। सर आप ठीक है? एक बार फिर पंछी ने आवाज़ दी। इस बार हल्की कपकपी के साथ बहुत हिम्मत जुटाकर उसने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखा। अब भी विक्रांत बस हाफ पेंट में था। एसी का तापमान बहुत कम था। जैसे ही पंछी ने उसके कंधे को छुआ, उसे एहसास हुआ कि विक्रांत बुखार से तप रहा है। उसकी पीठ पर लाल चकते थे। पंछी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत को आखिर हुआ क्या है।
सबसे पहले उसने जाकर एसी बंद किया, फिर पूरी ताकत से विक्रांत को बेड पर ठीक से लिटाया। फिर वह जल्दी से वॉशरूम में गई और टॉवल भिगोकर ले आई। विक्रांत ने आंखें खोलते हुए पंछी को देखा और धीमी आवाज में बोला, गेट आउट। लेकिन पंछी ने उसकी बात पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दी और टॉवल से उसके माथे, हाथ पाँव को सहलाने लगी। उसने जो दवाई लगाई थी वो अब पूरी तरह से सूख चुकी थी और टॉवल से पोंछते वक्त निकल रही थी। विक्रांत ने झुंझलाकर उसका हाथ झटकते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी हमदर्दी, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। पंछी का गुस्सा अब बढ़ चुका था। एक तो ये सब वह अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, लेकिन किसी को इस हालत में तड़पते और बुखार से बेहाल देखना उसके बस से बाहर था। और ये विक्रांत था जो अब भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहा था। पंछी ने नैपकिन फिर से भिगोकर लाकर उसके सीने पर थोड़ी देर के लिए रखा, फिर ऑइंटमेंट उठाकर सावधानी से उसके घाव के हिस्से पर लगाने लगी। अचानक विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब पंछी बेड पर बैठ चुकी थी। वह उसके कंधे पर दवा लगाकर धीरे से ब्लैंकेट से ढकते हुए बोली, अब थोड़ा उठिए सर, बुखार की दवा खा लीजिए। विक्रांत कुछ नहीं बोला। पंछी चुपचाप बैठी रही। अगले ही पल विक्रांत ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। पंछी ने उसके बालों को हल्के से हाथ फेरा और धीरे से कहा, सर प्लीज दवा खा लीजिए। लेकिन विक्रांत ने गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया और अपने हाथों से पंछी को कसकर अपने करीब कर लिया। उसकी हालत देख पंछी समझ गई थी कि वह अब बुखार में बेहोशी की हालत में था। पंछी ने गिलास में पानी डाला और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, पर जहाँ पंछी थी 5 फुट 5 इंच की दुबली पतली सी लड़की, वही विक्रम जिसकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा थी और बॉडी बिल्डर जैसे शरीर था। जैसे तैसे करके उसने विक्रांत को उठाकर बिठाया और जब तक वह दवाई और पानी हाथ में लेती, विक्रांत बस गिरने वाला था कि पंछी झट से उसके बगल में बैठ गई। विक्रांत जाकर पंछी के कंधे पर रुका। दवाई और पानी को वहीं बेड पर रखकर पंछी ने विक्रांत के कंधे को पकड़कर बैठने की कोशिश की। इस वक्त विक्रांत उसके सीने से लगा हुआ था और नाव में सर हिला रहा था। सर प्लीज दवाई खा लीजिए, पंछी ने फिर से कहा। उसने हल्के से विक्रांत के होठ खोले और अपनी उंगलियों की मदद से दवाई उसके मुंह में डाल दी। फिर गिलास उठाकर धीरे से पानी पिलाया। पंछी उसके सर को सहलाने लगी। विक्रांत इस वक्त बिल्कुल किसी बच्चे जैसा हो गया था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर उसे कसकर पकड़ लेता है। कुछ वैसे ही हाल विक्रांत का था। उसने अपने दोनों हाथों को पंछी के चारों ओर लपेट रखा था और उसकी गोद में सर रखे वह नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। पंछी विक्रांत के चेहरे को देख रही थी। उसके लफ्ज समझ नहीं पा रही थी। वह उसे यूं ही देर तक जगाए उसके बालों को सहलाती रही। खुद भी बिस्तर से टिककर बैठ गई। थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश की तो भी विक्रांत उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। और सच कहे तो पंछी भी विक्रांत को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। भले ही विक्रांत अक्सर उसे ताने मारता, परेशान करता, लेकिन उसने भी यह महसूस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जब से उसने मना किया था, विक्रांत ने कभी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। वह चाहे जितनी भी बेरुखी दिखाए, ताने दे, भला बुरा कहे, लेकिन उसके घर में पूरी रात उसके करीब रहने के बाद भी उसने कभी भी उसकी मर्यादा को नहीं लांघा। पंछी ने उसे अपनी बाहों में समेटे रखा और बैठे बैठे ही अपनी आंखें बंद कर ली। दवाई के असर से अब विक्रांत का बुखार उतर चुका था। वो पूरी तरह से ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था और एसी भी बंद था, जिसकी वजह से उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमक रही थी। विक्रांत ने अपनी आंखें खोली। उसे अपने आसपास पंछी की खुशबू महसूस हो रही थी। वह मुस्कुराते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया और पंछी को देखता है जो बिस्तर से टेक लगाकर आंखें बंद किए सो रही थी। वह उठकर सीधा बैठ गया और पंछी को देखने लगा। उसके मन में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था, पर कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा। फिर उसने झुककर उसके होठों को अपने होठों से छुआ और दोबारा उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। उसने पंछी के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमा, फिर उसके हाथ को अपने सिर पर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह सुबह जब विक्रांत की नींद खुली तो उसने अपने आसपास पंछी को नहीं पाया। उसका बुखार अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था और रैसेज भी काफ़ी कम हो गए थे। वो फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकला।
वह जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा था। विक्रांत, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, पहले टेस्ट करवा लो, त्रिभुवन जी ने उसे रोकते हुए कहा। घर पर बहुत बोरिंग फील होता है, ऑफिस में पता नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है, विक्रम ने जवाब दिया। आज एक दिन का रेस्ट ले लो, कल से ज्वाइन कर लेना। वैसे भी आज पंछी नहीं है तो तुम्हें अपने शेड्यूल और डेली रूटीन को फॉलो करने में तकलीफ होगी, त्रिभुवन जी ने कहा। विक्रांत, जो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था, उसका हाथ प्लेट पर ही रुक गया और उसने खाना चबाना बंद कर अपने पापा को देखने लगा। सुबह घर जाने से पहले वो मेरे पास आई थी, त्रिभुवन जी ने कहा। विक्रांत ने प्लेट में रखा चम्मच जोर से फेंकते हुए गुस्से में खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो त्रिभुवन जी अच्छी तरह से देख रहे थे। विक्रांत, ये उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो बहुत मुश्किल से छुट्टी लेती है, उसे अपने गांव जाना था, त्रिभुवन जी ने समझाते हुए कहा। गांव भी जाना था तो ऐसे टाइम पर जाती जिससे उसका ऑफिस इफेक्ट ना हो, विक्रांत ने गुस्से में कहा। विक्रांत, पंछी जैसी हार्ड वर्किंग तुम्हारे पूरे ऑफिस में कोई नहीं है, त्रिभुवन जी ने कहा। कोई एहसान नहीं करती, सैलरी देता हूँ मैं उसे उसके काम के लिए, विक्रांत ने रूखेपन से जवाब दिया। बिल्कुल, लेकिन जितना वह काम करती है ये तुम भी जानते हो, तुम्हारे लिए कोई दूसरा पीए इतना भी नहीं कर सकता, मरते हुए तुम्हें बचाया है उसने। अब त्रिभुवन जी भी गुस्से में आ गए थे, तो क्या करूँ, बॉस होकर मैं उसका पीए बन जाऊँ, विक्रांत ने ताना मारा। विक्रांत, उसके पापा का ऑपरेशन हुआ है, वो उनसे मिलने जाना चाहती थी, उसने शायद तुमसे बात भी की थी लेकिन तुमने मना कर दिया, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करूं, और शायद तुम भूल रहे हो, मालिक अभी भी मैं हूं, त्रिभुवन जी ने सख्ती से कहा। मैं नहीं भूला कि मालिक आप हो, लेकिन वो मेरा पीए है, उसके लिए छुट्टियां या काम सिर्फ मैं अलॉट कर सकता हूं। मैं अभी उसे फ़ोन करके कहता हूं कि उसकी छुट्टियां कैंसिल हो गई है, कहते हुए विक्रांत ने गुस्से में फ़ोन निकाला। विक्रांत, मैंने हाँ कह दिया है और अब तक वो प्लेन में बैठ चुकी होगी, मैंने अपने पीए से कहा था कि उसे एयरपोर्ट छोड़ दे, त्रिभुवन जी ने दृढ़ता से कहा। विक्रांत ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। डैड, आप कब मेरे फैसले लेने लगे, ये कौन सा तरीका है अपने बाप से बात करने का, दादाजी ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा। विक्रांत ने एक बार फिर अपने दादा और पापा की तरफ देखा, फिर गुस्से में घर से बाहर निकल गया। तुमने अगर इसे बचपन में 2 थप्पड़ लगाए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, दादाजी ने त्रिभुवन जी की तरफ गुस्से से देखा। बिना माँ का पला है तो यह सोचकर कि प्यार से संभाल लूँगा, कुछ नहीं कहा, त्रिभुवन जी बोले। लेकिन पिछले 4 सालों से यह मेरा और तुम्हारा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, दादाजी गुस्से से डांटते हुए बोले। मुझसे नाराज होकर क्या हुआ था, आप जानते ही है, वो तो पंछी ने संभाल लिया, वरना आज इसका क्या हाल होता, त्रिभुवन जी ने गंभीरता से कहा। और आज ये बच्ची की जिंदगी को जहन्नुम बना रहा है, हम उसे बताते नहीं हैं कि हम जानते हैं वह क्या करने की कोशिश कर रहा है उस बच्ची के साथ, दादाजी ने गहरी नाराजगी के साथ कहा। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने उसे भेज दिया, त्रिभुवन जी बोले। और तुम अपने बेटे को नहीं जानते, तुम्हें लगता है कि वह इतनी आसानी से उसे छोड़ देगा, दादाजी ने ताना मारा। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, त्रिभुवन जी ने सवालिया नज़रों से पूछा। कमाल है त्रिभुवन, तुम इतना भी नहीं समझते, तुम्हारा बेटा अब वहाँ जाकर उसे परेशान करेगा, और वहाँ तक मैं पंछी को जानता हूँ, वह अपनी वजह से अपने माँ बाप को परेशान नहीं होने देगी, इसी चक्कर में वो वापस यहाँ आ जाएगी। फिर से तुम्हारे उस बददिमाग बदतमीज बेटे के जुल्म सहने के लिए तुम्हारा बेटा इतना गिर गया है कि अपनी जान बचाने वाली लड़की की ज़िंदगी को भी नर्क बना रहा है, कहते हुए दादाजी वहाँ से चले गए और त्रिभुवन जी भी अपनी ही सोच में गुम हो गए। कहीं न कहीं अब उन्हें भी लगने लगा था कि विक्रांत वहाँ उसके गांव जाकर कुछ न कुछ कर बैठे। विक्रांत का ऑफिस, गुस्से में विक्रांत ने अपने कैबिन का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह अंदर आया, उसे अपनी कुर्सी पर बैठी माया दिखाई दी। तुम मेरे चेयर पर क्या कर रही हो, विक्रांत अंदर आते हुए बोला। माया कुर्सी से उठते हुए विक्रांत के पास आई और उसे गले लगाने के लिए बाहें फैलाकर बोली, तुमसे मिलने आई थी मैं। लेकिन विक्रांत ने उसे उसके हाथ झटक दिए और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सख्ती से कहा, पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरी कुर्सी पर बैठे, दोबारा ये गलती मत करना। माया ने हंसी में बात टालने की कोशिश की।
शादी होने वाली है हमारी, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनूंगी मैं। क्या हुआ अगर तुम्हारी कुर्सी पर बैठ गई तो? विक्रांत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। माना कि मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन कब होगी, होगी भी या नहीं, ये मैं भी नहीं जानता। माया का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या ये मुझे धमकी दे रहे हो कि तुम शादी तोड़ सकते हो? विक्रांत अपनी कुर्सी से उठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, धमकी नहीं दे रहा, बता रहा हूँ। ये शादी होगी या नहीं, ये सिर्फ मैं तय करूँगा, पर तुमने तो हाँ कहा था। माया ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि विक्रांत ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ कहा था, लेकिन अब पीछे हट रहा हूँ। ऐसा मत करो विक्रांत, सबको पता चल चुका है इस बारे में, सोचो कितनी बदनामी होगी, माया ने कहा। विक्रांत ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं ना तुम्हारे नाम का ठेका ले रखा है और ना ही बदनामी का। मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेता हूँ, इसमें अपने बाप की भी नहीं सुनता। यह कहते हुए उसने माया का बाजू पकड़ा, दरवाजे तक ले गया और उसे बाहर धकेल दिया। दरवाज़ा उसके चेहरे पर बंद करके विक्रांत मुड़ा और अपने असिस्टेंट को बुलाया। अमर, अंदर आओ। गुड मॉर्निंग सर, अमर ने अंदर आते हुए कहा। आधे घंटे के बाद मेरा जेट रेडी चाहिए। कहाँ के लिए सर? अमर ने मोबाइल निकालते हुए पूछा। केरल। हम केरल जा रहे हैं, विक्रांत ने जवाब दिया। केरल? लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी वहाँ कोई मीटिंग है, अमर ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जा सकता हूँ, है ना? विक्रांत ने अमर को घूरते हुए कहा। अमर हकलाकर बोला, बिल्कुल सर, सही है, आप जा सकते हैं। थोड़ी देर में विक्रांत अपने जेट के पास खड़ा था। सारी तैयारी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अमर भी उसके साथ था और वह उस मुस्कान से डर रहा था। उसे पंछी और विक्रांत के बारे में सब कुछ पता था और वह जानता था कि विक्रांत सिर्फ पंछी को परेशान करने के लिए ही केरल जा रहा है, लेकिन अमर तो सिर्फ एक सेक्रेटरी था, वह कुछ कर भी नहीं सकता था। विक्रांत अपने जेट में बैठा और जेट केरल के लिए रवाना हो गया। यहाँ पंछी का घर। पंछी अपने मम्मी पापा के साथ आज बहुत खुश थी। कई दिनों बाद वह अपने गांव आई थी। उसके पापा ज़्यादातर वक्त अब बिस्तर पर ही रहते थे, लेकिन उन्हें थोड़ा ठीक देखकर पंछी बहुत खुश थी। सुबह से बस खिला ही रहे हो, और कितना खिलाओगी? पंछी ने मुस्कुराकर कहा। अरे खा ले, कितनी दुबली हो गई है। लक्ष्मी जी ने जबरदस्ती उसके हाथ में लड्डू थमाते हुए कहा। अम्मा, मैं दुबली नहीं हुई हूँ, अप्पा देख रहे हो ना। अम्मा सारा प्यार आज ही लुटा देना चाहती है, पंछी ने हंसते हुए कहा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुझे जाने भी नहीं देता, अप्पा ने प्यार से कहा। अप्पा, कैसी बातें कर रहे हो आप? इसमें मजबूरी कैसी? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे सच में जॉब करनी थी और मैं कर रही हूँ, पंछी ने कहा। वो तो है, अप्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तेरे ही जॉब की वजह से मेरा ऑपरेशन हो पाया है। इसी बीच एक आदमी आकर कहता है, अम्मा, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। लक्ष्मी जी बाहर आती हैं। जी कहिए। नमस्ते, मैं विक्रांत सिंह, पंछी का बॉस, वह बोला। लक्ष्मी जी थोड़ा हैरान हुई, पर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने विक्रांत को घर के अंदर बुलाया। विक्रांत मुख्य दरवाजे से अंदर आया। घर एकदम पारंपरिक ढंग से बनाया हुआ था। आंगन के तीनों तरफ अलग अलग कमरे थे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जो बता रहे थे कि इस घर में रहने वाले लोग प्रकृति से कितना प्यार करते हैं। आंगन के एक तरफ एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला बंधा था। शायद कुछ देर पहले ही उस झूले पर पंछी बैठी थी, क्योंकि अभी भी झूले पर उसका रीडिंग ग्लासेस और एक किताब रखी हुई थी। पंछी बेटा, देखो कौन आया है। लक्ष्मी जी ने आवाज़ लगाई और साथ ही पास की कुर्सी आगे सरकाकर विक्रांत को बैठने का इशारा किया। अम्मा की आवाज़ सुनकर पंछी बाहर आई। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और वह अपने बालों की चोटी बना रखी थी। तेजी से बाहर आती हुई वह अचानक रुक गई, जैसे उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। उसके हाथ जो अपनी चोटी में उलझे थे वहीं रुक गए। सर, उसके होठों से धीमे से निकला। हेलो पंछी। पंछी ने हैरानी से विक्रांत की ओर देखा, फिर अमर की तरफ। अमर गर्दन झुकाए विक्रांत के बगल में खड़ा था। लक्ष्मी जी पंछी से बोली, बेटा तू आकर बातें कर, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। पंछी ने गर्दन हाँ में हिलाई और आंगन में आ गई। सर, आप यहाँ? उसके मुंह से ये शब्द बड़ी मुश्किल से निकले। तुम्हें क्या लगा केरल आ जाओगी तो मुझसे बच जाओगी? विक्रांत ने ठंडी आवाज़ में कहा। सर प्लीज़, मैं कुछ दिनों के लिए अपने पापा के पास आई हूँ, जबकि मैंने
तुम्हें साफ कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है। इतने में लक्ष्मी जी कॉफ़ी लेकर आई। उन्होंने कॉफ़ी टेबल पर रखी और विक्रांत से कॉफ़ी पीने के लिए कहा। थैंक यू सो मच, मेरा इरादा आप लोगों को डिस्टर्ब करने का नहीं था, विक्रांत ने कहा। कैसी बातें कर रहे हो सर आप? लक्ष्मी जी बोली। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। आपने इतना बड़ा काम किया है हमारे लिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कहते हुए विक्रांत ने कॉफ़ी का कप उठा लिया और एक घूंट लिया। आपने पंछी को जो लौन दिया था उसी की वजह से आज मेरा सुहाग सलामत है। यह कहते हुए उन्होंने अपना मंगलसूत्र पकड़ा और अपने माथे से लगा लिया। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है, विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है पंछी ने आपसे ही कॉफ़ी बनाना सीखा है। तू बैठ और सर से बातें कर। सर खाना खाकर जाइएगा, मैं अभी तैयारी करवाती हूँ, कहकर वह अपने किचन की ओर चली गई। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी माँ के जाते ही पंछी ने पूछा। तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। मैं 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी थी सर से और उन्होंने ग्रांट कर दी और मैं उसे कैंसिल कर रहा हूँ। सामान लो और चलो मेरे साथ। सर मैं नहीं आऊँगी, मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। ठीक है, फिर हमारे रहने का इंतजाम कर दो, मैं भी इसी घर में रह रहा हूँ। सर आपको केरल में रुकना है तो आपको होटल मिल जाएंगे। हाँ मुझे पता है, बहुत बार आ चुका हूँ और बार बार होटल में रह चुका हूँ। इस बार मुझे इसी घर में रुकना है जहाँ तुम्हारा कमरा हो, नज़दीक। यह सुनते ही पंछी के चारों तरफ देखा। उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सर प्लीज़, यह गांव है, यहाँ छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती है, आपको पता नहीं है और मुझे पता करने का शौक़ भी नहीं है, विक्रांत ने ठंडे अंदाज में कहा। मेरी स्लीपिंग पिल्स। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।